नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरीन और आज हुंकार में बात होगी नाम की। नाम जिस पर मचा है सियासी कोहराम, जो उत्तर प्रदेश बीजेपी में उठापटक को लेकर चर्चा में था। इस नाम की वजह से वो चर्चा, वो बहस थम गई है। अब जो भी हो रहा है वो इसी नाम पर आकर अटक गया है और इसी नाम की वजह से योगी भी चर्चा में आ गए, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव। चारों तरफ योगी मॉडल की चर्चा हो रही है। चर्चा की शुरुआत करने से पहले देखते हैं योगी सरकार के आदेश के बारे में लोगों की क्या राय है। हाँ है कि जहां से कांवड़े गुजरेंगे वहां दुकान वाले का पता होना चाहिए कि वो कौन है और वो बोर्ड लगाए। तो सरकार के इस फैसले को किस नजरिए से देखो, हम तो इस फैसले का समर्थन करते हैं। बोर्ड लगने से हमें पता लग पाएगा कि ये मुस्लिम है या हिंदू है या कौन है। हमारा मन करेगा तो हम मुस्लिम से खरीद देंगे या नहीं खरीद देंगे, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। शुक्रिया करते हैं योगी जी का। लेकिन और लोग तो इसे मुद्दा बना रहे हैं, कह रहे हैं कि तो गलत कर रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं। हमारी कावड़ पवित्र होकर चली जाए, इससे बढ़िया हमें क्या चाहिए। क्या लग रहा है जैसे मुख्यमंत्री है? बढ़िया है जी, जो भी कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं हमारे लिए तो जी। बढ़िया किया है। हाँ जी, बढ़िया कराया एकदम। क्या लग रहा है इन बोर्ड के लगने से? बस हमें तो अच्छा लग रहा है जी। आपको लग रहा है सरकार का सही? बिल्कुल एक नंबर फैसला है जी। हम तो इस फैसले से बहुत ज्यादा सहमत हैं। मुख्यमंत्री ने जैसे कहा है कि जहां से तो सुना आपने, आदेश की वजह से एक वर्ग में योगी सरकार की लोकप्रियता तो बढ़ ही रही है, साथ ही कांवड़ यात्रा के रास्ते पर दुकानदारों को अपना नाम और धर्म लिखने की अनिवार्यता वाले आदेश का दायरा भी बढ़ रहा है। पहले ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के 3 जिलों तक ही सीमित था, लेकिन आज की तारीख में ये पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लागू हो चुका है और अब इसकी मांग मध्य प्रदेश में भी हो रही है। इतना ही नहीं, यूपी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने मांग की है कि वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास की दुकानों पर भी दुकानदारों के नाम लिखे जाएं। बीजेपी खुलकर योगी सरकार के आदेश के समर्थन में है। खुद केशव प्रसाद मौर्य ने इस आदेश का विरोध करने वालों पर सवाल उठा दिए हैं और जो आरएलडी कल तक इस आदेश के खिलाफ थी, इस पर सवाल उठा रही थी, आज उसने भी अपना स्टैंड बदल लिया है। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या इस आदेश की वजह से योगी सरकार ने पार्टी के अंदर और बाहर के विरोधियों को भी पस्त कर दिया है? अगर हां, तो क्या योगी आदित्यनाथ और उनकी पार्टी बीजेपी को इसका फायदा आने वाले उपचुनाव में भी मिलेगा? आज की बहस में इन सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए इस मुद्दे पर सियासी वार पलटवार। ये बेहद आपत्तिजनक मांग है और इसका कारण ये है कि आप देखें कि दलितों के खिलाफ आज भी इस समाज में पूर्वाग्रह जो है मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने ये जो मांग की है, ये मांग गलत है। इस मांग का विरोध उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उन्होंने जरूर किया है। मध्य प्रदेश में भी रमेश मेंदोला विधायक ने पत्र लिखा तो उसको लेके कांग्रेस चालू हो गई, कह रही ये गलत है, ये अपमान है, बांट रहे। मनमोहन सिंह सरकार ने 2006 और 2011 में इस निर्णय को लागू किया और इसको आवश्यक किया था। कांग्रेस ही कांग्रेस के निर्णय का विरोध कर रही। किसी से ना पूछ के उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहता, उसका मजहब जान के कोई भेदभाव नहीं करना चाहता है। तो ये तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो मुसलमानों के हक को खत्म करना चाहते हैं, इसके बाद दलितों की बारी आएगी और दूसरे कास्ट से उनकी बारी आएगी। यही वजह है कि जो यूपी में उन्होंने किया वो इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। सब चीज में अगर वोट को देखा जाएगा तो शासन नहीं चलेगा। ये तो हो गया, जोगी जी ने बना दिया, वो विभेद कर रहे हैं। तुम पियो तो पुण्य, मैं पीऊं तो पाप। आज ये देखिए अंडरलाइन किया हुआ है, मनमोहन सिंह ने 2006 में ये कानून बनाया और 2011 में इसके इम्प्लीमेंटेशन के भी। इस पर बहस करें। भाजपा की नैतिक हार हुई है, उस हार को वो हजम नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हर राज्य में वो अपनी पुरानी सांप्रदायिक राजनीति पर उतर आए हैं। देश भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति को और सहन नहीं करेगी। पंच भी जाके कांवड़ लेके जाए और बढ़िया जाकर के भोले बाबा को जल चढ़ाए। जो बुद्धि में विकृति आई है वह विकृति खत्म हो जाएगी। जो सवाल उठा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उनको सवाल जो उठाने का काम है वो केवल
शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। तो सुना आपने, इस पर विरोधी जो थे उनके सुर भी अब ठंडे पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि इस फैसले का एनडीए के भीतर ही प्रश्न खड़ा हो रहा है, इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी थमते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि ये जो दाव है ये किस तरीके से बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। और ये मास्टर स्ट्रोक तो नहीं है, ये वो मॉडल तो नहीं है जिसकी चर्चा हो रही है चारों तरफ, योगी मॉडल। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ गए हैं। एक एक करके सबसे पहले मैं परिचय उनका करा दूं। अजय आलो बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉली शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना प्रवक्ता हैं एलजेपी रामविलास, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और अनुपम मिश्रा आरएलडी के प्रवक्ता को भी इस वक्त आप देख रहे हैं। साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे जी भी हैं। आप सबका बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। लेकिन अजय आलोक जी, शुरुआत आप ही के साथ, क्योंकि देखिए ये अब इसका फायदा और नुकसान किस तरीके से होगा ये तो बात की बात है, लेकिन कम से कम ये तो तय हो गया, ये तो साफ हो गया है कि योगी के इस दाव ने जो इंटरनल पॉलिटिक्स हो रही थी, जो चर्चा हो रही थी, उस पर कहीं ना कहीं विराम लगा दिया है। यहां तो फायदा हुआ है आपको। देखिए शिरीन जी, कोई चर्चा इंटरनली नहीं हो रही थी, कोई चर्चा जनता में नहीं हो रही थी। जनता खुश थी क्योंकि 4 करोड़ 27 लाख कांवड़िए पिछले साल 2023 में कांवड़ लेके यात्रा उन्होंने पूरे देश में की थी। 4 करोड़ 27 लाख, अगर एक परिवार में 6 के हिसाब से भी जोड़ेंगे तो 25 करोड़ लोगों की आस्था का प्रश्न है, क्योंकि कांवड़ जो उठाता है वो रास्ते में कांवड़ को जमीन पे भी नहीं रख सकता है। घनश्याम जी समझेंगे, बिहार से आते हैं, अभय जी भी समझेंगे। तो ये लोगों की श्रद्धा और आस्था का प्रश्न था। इस पे चर्चा उठाई किसने? सबसे पहले मुस्लिम मौलानाओं ने, बाकी कांग्रेस पार्टी, हमारे विपक्षी दलों ने। क्यों, क्या जरूरत थी? आदेश क्या था? आदेश था कि हर दुकानदार अपने नाम के आगे तख्ती या प्लेट लगा के अपनी वास्तविक आइडेंटिटी बताएगा। क्या दिक्कत थी इसमें? उसमें कहाँ लिखा हुआ था कि मुस्लिम सिर्फ बताएंगे? क्या हिंदुओं को नहीं बताना है? क्या सिखों को नहीं बताना है? क्या पारसियों या जैनों को नहीं बताना है? चर्चा आपने शुरू क्यों की? ये चर्चा की गई थी तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, हमने नहीं की थी, ये विपक्ष ने की थी। हमारे सहयोगियों ने भी प्रश्न उठाए कि ये ठीक नहीं है, ये नहीं है, लेकिन जब उनको समझ में आया कि नहीं, इसमें कोई धर्म की बात नहीं है, कोई इंगित नहीं है, ये सांप्रदायिकता का जहर फैलाया जा रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। बिहार ने तो कोई आदेश जारी नहीं किया है। जरा बोध गया टेम्पल में अपने संवाददाता से मंगवा लीजिए, बोध गया मंदिर के बाहर, महाबोधि मंदिर के बाहर हर दुकानदार ने, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, अपने नाम अपने दुकान के आगे नेम प्लेट लगा लिया है। बिहार सरकार का तो कोई आदेश नहीं है, क्योंकि महाबोधि मंदिर में भी वहां के गर्भगृह में है ना कि बिहार में भी होती है, शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा निपट जाती है, वहां तो कभी जरूरत नहीं पड़ी इस आदेश की। तो फिर उत्तर प्रदेश में इस आदेश की जरूरत पड़ी क्यों? सवाल ये भी था ना फिर। लोगों ने नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये सवाल नहीं उठता है। बिहार में लोगों ने अपनी स्वेच्छा से इस बार कर लिया। ये गड़बड़ होती थी हर जगह कुछ ना कुछ धार्मिक झंझट होते थे, ये हमने देखा है, हर साल देखा है। और ये कोई मुस्लिम के लिए नहीं इंगित था। अब कोई सुखुदा ढाबा चलाता है तो उसमें क्या दिक्कत है सुखुदा ढाबा लिखने में? शीरीन होटल चलता है तो क्या दिक्कत है शीरीन होटल लिखने में? अजय होटल चलता है तो क्या दिक्कत है अजय लिखने में? इस बात पे इशू बनाने की जरूरत किसको थी? ये उन्हीं के थी जिनके दिल में जहर भरा हुआ है, ठीक है, जो चाहते हैं कि इस वर्चस्व हमारा कायम रहे हिंदुस्तान में, हमारे हिसाब से हिंदुस्तान चले। ये नहीं होगा, वर्चस्व की राजनीति नहीं चलेगी। ठीक है, डॉली शर्मा जी, आपकी तरफ इशारा है कि दरअसल दिक्कत आप लोगों को थी, क्योंकि पॉलिटिक्स इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस इसमें अपना फायदा देख रही है, बाकी दल इसमें अपना फायदा देख रहे हैं। लेकिन देखिए, एक बात तो तय है, उपचुनाव सर पर है और उससे पहले ये बड़ा जो फैसला योगी सरकार की तरफ से लिया जा रहा है, अब इसका दायरा भी बढ़ रहा है। पहले तो कुछ जिले थे, अब पूरा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, और अब तो एमपी में भी इसकी मांग बढ़ रही है। और लोगों की राय भी हमने सुनी कि वो इस फैसले से खुश भी हैं। मास्टर स्ट्रोक ना साबित हो जाए कहीं उपचुनाव से पहले। शीरीन जी, हमें जिस तरीके की बातें ये कर रहे हैं, हमें क्या दिक्कत है? हमें हाँ ये दिक्कत जरूर है कि जैसे नाजी जर्मनी में नहीं होता था, कुछ खास दुकानों को इंगित किया जाता था, बस ये उसी तरीके का एक फरमान है। इसमें ये जो सिर्फ एक समुदाय के लोगों की बात कर रहे हैं, सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, इनकी तो पूरी राजनीति हिंदू मुसलमान पे चलती है। इसमें और बाकी जातियां, नाई, तेली, धोबी, कोली, बहुत सारी जातियां हैं उत्तर प्रदेश में, जहां पर अभी इन्होंने कहा 4 करोड़ इतने लोग कांवड़ लेके जाते हैं। वो तो आज से नहीं जा रहे, सालों सालों से जा रहे हैं।
कभी उनको कोई परेशानी नहीं आई, कभी किसी को ये महसूस नहीं हुआ कि हम आम सलीम की दुकान से ले रहे हैं या फिर संजय की दुकान से ले रहे हैं। ये आज जो नए तरीके के ये फरमान ला रहे हैं, दिक्कतें इन्हीं को हैं, और दिक्कतें इन्हें सिर्फ अपने चुनाव को मद्देनजर, जो आने वाला चुनाव है, जैसा हमेशा इनका काम रहता है हिंदू मुस्लिम हर चीज को कराना, हर चीज को जाति धर्मों में बांटना, अगड़ो पिछड़ो, इनको बांटो उनको बांटो। ये भारतीय जनता पार्टी का राजनीति का मॉडल है। हम तो हमेशा से अब सबसे पहले संविधान को मानकर चलते हैं। हमारे संविधान में सबसे पहले लिखा है कि हिंदुस्तान में हर जाति हर धर्म सबको साथ लेके हिंदुस्तान का संविधान चलता है। सब एक ही नजर से हिंदुस्तान के संविधान में देखे जाते हैं। ये हम हमेशा भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में ही ऐसा क्यों देखते हैं? सारी परेशानियां इन्हीं लोगों को क्यों आती है? यहाँ पर ये जो कर रहे हैं, ये फिर से जो आने वाली उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की सीटें हैं ना, उनको मद्देनजर करते हुए ये सारी रणनीति बना रहे हैं कि फिर से लोगों को धर्म में जातियों में बांटा जाए। लेकिन डॉली शर्मा जी, इस फैसले में ऐसा तो नहीं है ना कि किसी एक धर्म विशेष के लोगों को ही अपनी दुकानों के आगे, अपने ठेलों के आगे अपना नाम लिखना होगा? ये तो सबके लिए है ना, ये तो कोई भी जाति किसी भी धर्म का अगर दुकानदार हो, सबको ऐसा करना होगा। देखिए, सबके लिए है, जरूरत क्या है? जब हमारा देश तो एक भी पूछा जाएगा ना कि नाम बताने में दिक्कत क्या है? आप कह रही हैं जरूरत क्या है, तो नाम बताने में दिक्कत क्या है? 10 सेकंड शिरीन जी, 10 सेकंड। सबका साथ सबका विकास की बातें करने वाली पार्टी थी ये सबका साथ सबका विकास इन्हीं का नारा था ना। तो सबका साथ सबका विकास ऐसे करेंगे क्या? तो नाम बताकर विकास रुक जाएगा? डॉली शर्मा जी, अगर मैं आपको डॉली आपके नाम से बुला रही हूँ तो आपका विकास रुक जाएगा कि उन दुकानदार अगर अपने नाम को अगर वहां पर लिखते हैं प्रोपराइटर के तौर पर, तो उसमें तकलीफ क्या है? ये बात समझने वाली है यहाँ पर। ठीक है अजय जी, इस पर कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, फिर मैं ठीक है चलिए मैं इस पर आगे बात करूंगी आपसे। अजय जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर घनश्याम जी आपके पास आऊंगी। मैं इस पे एक बहुत शीर्ष ऑब्जेक्शन लेता हूं। इन्होंने कहा कि नाजियों की तरह कुछ लोग को चिन्हित करना। नाजियों के समय था कि जो भी नाजी के समर्थक हैं वो नाजी का साइन लगा ले। क्या ऐसा कोई आदेश दिया गया है क्या? कुछ स्पेशल इमरजेंसी समझा हुआ है क्या? मैंने कहा स्पेशल जो ऐसे कोई स्पेशल दुकान नहीं है, सारे दुकानों को किया गया है, सारे दुकानों को किया गया है, सारे दुकानों को किया गया है। अब बोध गया में तो कोई सरकारी आदेश भी नहीं। अरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपस में बैर रखना, हिंदी में हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। बीच में बोलने से फायदा है, बाकी लोगों से आपकी आवाज आएगी ना मेरी जाएगी। आप लोग फिर बाद में बहस कर लीजिएगा। ठीक है डॉली शर्मा जी, एक सेकंड मैं आती हूँ मैं अजय जी डॉली जी दोनों के पास लौटूंगी। घनश्याम जी आपको अब लाती हूँ यहाँ पर। देखिए, ये तो एक फैसला और इसमें भेदभाव का आरोप लगाना और दूसरी तरफ से ये कह देना कि भाई ये किसी एक धर्म विशेष के लिए नहीं है, ये अलग बात है। लेकिन ये दाव ऐसा तो है जिसको लेकर वो चर्चा थम गई है, जिस पर सबसे ज्यादा सवाल विपक्ष उठा रहा था कि देखिए तो अपनी पार्टी के लोगों को नहीं संभाल पा रहे हैं। वो जो चर्चा हो रही थी वो तो पूरी तरीके से थम गई है। खुद यहाँ केशव प्रसाद मौर्य आकर इसका सपोर्ट भी कर चुके हैं और ये भी कह चुके हैं कि सारी बातें अफवाह थी। नमस्कार शिरीन जी, आपको, दर्शकों को, पैनलिस्ट को। कोई ऐसी सनसनीखेज खबर आ जाए कि कुत्ते ने इंसान को काटा तो वो खबर नहीं है, और इंसान ने कुत्ते को काटा तो खबर बन जाए और सब चर्चा थम जाए, ऐसा होता नहीं है। आज हमारे देश के हालात क्या हैं? ये इतनी बड़ी सरकार एग्जाम नहीं करा पा रही है, सुप्रीम कोर्ट में घुटनों के बल रेंग रहे हैं लेकिन जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये इतनी बड़ी सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है। उत्तर प्रदेश से बिहार तक पुल तबाह हो रहे हैं, बिहार में पुल आत्मदाह कर रहे हैं नदी में कूद करके। ये इतनी बड़ी सरकार देश को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पा रही है। एयरपोर्ट से लेकर ट्रेन तक सब एक्सीडेंट से ग्रसित हैं। कश्मीर और जम्मू कश्मीर में हमारे शहीदों की चिताएं ठंडी नहीं हो रही है कि नया आतंकी हमला हो रहा है। ऐसा कौन सा मास्टर स्ट्रोक है जो इन खबरों को खत्म कर देगा? सिर्फ केवल अपने आंखों पर पट्टी बांध लेना ही इन खबरों को खत्म कर सकता है। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट में जब इस पार्टी से पूछा गया, 13,000 करोड़ चंदा इन्होंने जमा किया 10 साल में, जितना इन्होंने अपने जन्म से लेकर के सरकार में आने तक नहीं जमा किया था, उससे कई गुना ज्यादा। इनसे पूछा गया आपको ये चंदा किसने दिया? इन्हें कहा हम नहीं बताएंगे। देश के लोगों को ये जानने का अधिकार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों से चंदा लेती है, लॉटरी वालों से चंदा लेती है, हलाल मीट वालों से चंदा लेती है, वैक्सीन वालों से चंदा लेती है। किसी को नहीं पता था। जब इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ तब नाक रगड़ते हुए इन्हें बताना पड़ा। जो पार्टी वोटरों को बताना नहीं चाहती, संविधान की शपथ लेके, जो केशव प्रसाद मौर्य अब चुप हो गए हैं, कहते हैं संगठन बड़ा होता है सरकार नहीं। शर्म आनी चाहिए। आप संविधान की शपथ लेते हैं लोगों की जनसेवा करने के लिए,
और इतनी हिम्मत है तो रिजाइन कर दीजिए। अगर संगठन आपका बड़ा है, जाइए संगठन में सेवा कीजिए। आखिरी बात कहूंगा, आपने देहरादून का उदाहरण देखा। आपने जब जयपुर एक्सप्रेस पे हमला हुआ था और 4 लोगों को एक्सप्रेस में एक आरपीएफ के जवान ने भून दिया था, नाम पूछ के गोली मारी गई थी। देहरादून में दुकानों के ऊपर, मकान के ऊपर एक्स लिखा गया। इतना ही नहीं, अभी भी खबरें आ रही हैं, मीडिया दिखा रहा है किस तरीके से दुकानदारों को कहा जा रहा है तरह तरीके से। एक ऐसा प्रशासन जो जुल्म के कीर्तिमान स्थापित कर चुका है, कस्टोडियल डेथ्स में, बुलडोजर जस्टिस में, तरह तरह की लिंचिंग में, वो प्रशासन के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो दुकानदारों को कह रहा है कि आप अपने यहाँ जो मुसलमान काम कर रहे हैं उन्हें हटा दो। जो सरकार नौकरी नहीं दे सकती, एग्जाम नहीं करा सकती, वो ऐसे फरमान ला रही है मास्टर स्ट्रोक के नाम पर कि लोगों की नौकरियां चली जाए। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ये एक भी मुद्दा सॉल्व नहीं करेंगे। जनता इनके खिलाफ खड़ी है, जनता महंगाई से लड़ रही है, ये जनता के अरमानों से लड़ रहे हैं, उनकी शांति से लड़ रहे हैं। ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये सिर्फ एक सनसनीखेज प्रयास है से देश का कोई समस्या हल नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। ठीक है, चलिए अब हमारे साथ कुछ और भी जो मेहमान हैं वो बने हुए हैं। मैं 10 सेकंड शिरीन 10 सेकंड। हाँ, 10 जी, सेकंड बोल लीजिए, सिर्फ 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड सिर्फ 10 सेकंड। बोलिए अजय शिरीन जी, आपने मास्टर स्ट्रोक कहा, आपने इसे मास्टर स्ट्रोक कहा। मिर्ची पता नहीं घनश्याम तिवारी को क्यों लग गई और कांग्रेस को क्यों लग गई। वो तो मान ही नहीं रहे, कबिया में वो खुरपी कह रहे का हैं कि गीत गाने कुछ नहीं है, ध्यान लगे। भटकाने कांवड़ की यात्रा पे कोशिश है डिस्कशन चल रहा है। वही कह रहे हैं, नहीं वही कह रहे हैं, कांवड़ यात्रा पे डिस्कशन हो रहा है। कांवड़ यात्रा पे एक बात नहीं और दुनिया भर का इतिहास निकाल के यहाँ पे रख रहे हैं। और परसों से इनके तमाम नेता, अखिलेश यादव से लेके आसिफुर रहमान बर्क से लेके तमाम मुस्लिम नेता, मौलाना लगातार गाली दे रहे थे कि मुसलमानों का हक माना जा रहा है, संविधान के खिलाफ है। महबूबा मुफ्ती आज वो बोल रही थी, उस पर आवाज नहीं निकल रही है। कांग्रेस क्या बोल रही थी, अब आवाज नहीं निकल रही है। ठीक है, ठीक है, भाग्य उस टॉपिक से, इसी को कहते हैं गुरिल्ला छाप। लेकिन अभी आरएलडी के देश को प्रवक्ता अनुपम मिश्रा सांप्रदायिकता भी की आग हमारे में साथ झोंको हैं। और गुरिल्ला की तरह आते हो भाग ना जाओ। अजय जी, अब सुन लेते हैं थोड़ा आरएलडी के प्रवक्ता अनुपम मिश्रा को भी सुनते हैं। अनुपम जी, ये स्टैंड बदल लिया, मतलब कल तक तो ये कहा जा रहा था रामाशीष राय की तरफ से कि फैसला गलत है, इस पर विचार होना चाहिए, भेदभाव वाला फैसला है, और आज इस पर समर्थन जाहिर कर दिया गया। अनुपम जी, आवाज आपको मिल रही है? कल की सिचुएशन और आज की सिचुएशन में दो फर्क आए हैं। एक ये है कि हम लोगों ने जब उस समय भी बात की थी, जी मुझे लगता है मेरी आवाज भी आपको मिल रही होगी। बोलिए। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई स्टैंड में ऐसा फर्क नहीं आया। हमने कल भी कहा था, कल मैं एक शो में था, कल भी मैंने ये बात रखी थी कि हमारे मंत्री जी और हमारी पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश की सरकार के समक्ष ये अपने कंसर्न रखेंगे। हमने कंसर्न रखा भी, बल्कि उसमें हम लोगों ने जो सुझाव दिया है ये भी है कि अगर हम पहले से पूर्व नियोजित कानून के तहत जाएं तो शाकाहारी और मांसाहारी दुकानों के लिए एक लाल और हरे रंग का निशान है, उसको बोर्ड पर अगर अंकित कर दिया जाए तो इस समस्या का काफ़ी हद तक निवारण हो जाता है कि जो कांवड़िए यात्रा करते हैं उनके लिए जो शुचिता शब्द बार बार कहा जा रहा है वो शाकाहारी और मांसाहारी भोजन के संबंध में कहा जा रहा है। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि मैं घनश्याम तिवारी जी और डॉली जी दोनों को सुन रहा था कि विषय से इतर बात बहुत करते हैं, जो कंसर्न है कांवड़ यात्रा उस पर कुछ कह नहीं रहे हैं। आप संविधान की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, डॉली जी करोड़ों लोग आज कांवड़ की यात्रा तब कर रहे हैं जब हिंदुस्तान की आबादी उतनी बढ़ गई है और पहले से अधिक ज़्यादा बढ़ गई, सुगमताएं बढ़ गई हैं, तमाम तरीके की सरकारों के द्वारा सहूलियतें दी जा रही, तो यात्रा में भागीदारी बढ़ रही, तो उसकी व्यवस्था करने में सरकार को बहुत सारे कदम उठाने पड़ते हैं। दूसरी बात, आपने संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोग यदि संविधान के बारे में ना ही बात करें तो बेहतर है। ना कोई आपातकाल भूला है, ना कोई 1984 के दंगे भूला है, और ना कोई आपके परिवार नियोजन के समय पर किए गए आपके द्वारा अमानवीय व्यवहारों को कोई भूला है। तो आप ना ही कहें तो बेहतर होगा। दूसरा, मुझे लगता है कि घनश्याम तिवारी जी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जैसा आपके मन में हर संबंध में, हर विषय पर, चाहे प्रदेश की सरकार कितना भी अच्छा क्यों ना करे, केंद्र की सरकार कितना भी अच्छा क्यों ना करे, आप लोग सिर्फ आलोचना और सिर्फ आलोचना करते हैं। इस तरह से नहीं चलती हैं व्यवस्थाएं। आलोचना में भी कुछ युक्त संगत तार्किक बात होनी चाहिए। कोई भी विषय है, आप सिर्फ उसको आलोचना करने लगते हैं, उसके पीछे आप कुछ देखते नहीं कि क्या वजह है, क्या कारण है और क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है विपक्ष के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस बात की भी होती है
कि वो सरकार की सही बातों का समर्थन करे और अपनी बातें रखे, ठीक है, ना कि जिम्मेदारी सिर्फ तो फिर ढिंडोरा सरकार की पीटने भी है लगे ना, जो आप लोग कि कर अगर रहे ये थे। मैंने मैसेज सुना जा इतनी देर में रहा आपने है कांवड़ के बारे तो में वो मैसेज आलोक ना जी जाए बिल्कुल जो सत्य कह रहे थे, भेदभाव आपने फैलाने वाला एक या शब्द लोगों बात के नहीं बीच की। में एक दीवार खड़ी करने वाला है, वो जिम्मेदारी फिर सबकी हो जाती है। धीरेन जी आपके पास आती हूँ, क्योंकि आपकी पार्टी तो बिहार में राजनीति करती है, बिहार में भी तो होती है ना कांवड़ यात्रा, वहां तो कभी इस तरह के फैसले की जरूरत नहीं पड़ी। और अगर इस तरह का फैसला लिया जाता है और ये कहा जा रहा है कि इससे एक गलत मैसेज जाएगा, दरअसल ये तोड़ने वाला है, तो फिर उस पर भी तो सवाल पूछा जाएगा ना। और खुद चिराग पासवान इसके फेवर में नजर नहीं आ रहे हैं, उन्होंने तो खुलकर इस पर बात की है। शिरीन जी, चिराग पासवान जी को आपने पूरा सुना नहीं होगा। आप पहले यहां से आइए ना कि उठता क्यों है। राहुल जी ने क्या कहा सदन में कि हिंदू हिंसक होते हैं। रामचरितमानस को क्या क्या नहीं कहा गया इस गठबंधन के द्वारा, उस पर तो कोई बात नहीं करता। डेंगू और मलेरिया से सनातन की तुलना की गई, एक बताया गया भगवान शंकर की अरे फिर बीच में ही क्यों मिर्ची लग गई? सुनिए तो सही, जब मेरी बारी है तो मुझे बोलने दीजिए। पहले डाली जी उनको पूरा करने दीजिए, मैं फिर उसके बाद आपके पास आ जाऊंगी। 1 मिनट उनको पूरा कर लेने दीजिए धीरेन जी। और मैं ये चाहती हूँ धीरेन जी, इधर उधर की बात ना करके इस फैसले पे जो हम बात कर रहे हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, उस पर रहिए प्लीज, इधर उधर नहीं। धीरेन जी ठीक है डॉली जी, सुन ली उन्होंने आपकी बात, आप सुन लेते हैं धीरेन जी। सनातन को डेंगू और मलेरिया एड्स से तुलना किया, रामचरितमानस को नफरत बताया, और तो और आज कर्नाटका के स्कूल में एक फरमान जारी हुआ है कि वहां पे गणेश जी की पूजा नहीं होगी, गणेश चतुर्थी की। ये क्या है? तुष्टीकरण की राजनीति है कि नहीं है? ये भी गलत है। और मैं बता रहा हूं कि वहां पे चिराग पासवान जी ने क्या कहा कि जो माथे पे अगर कोई बेचता हो गरीब, वो कहाँ पे अपना नाम लिखवा के लेकर घूमेगा? आज वो पेड़ा बेच रहा हो, कल सेव बेच रहा हो। अस्थाई अगर कोई दुकान है तो उसके लिए हिंदुओं के लिए वही बात है, मुस्लिमों के लिए भी वही बात है, लेकिन इस आदेश में कोई गरीबों को कष्ट नहीं हो, ये उनका कहने का मकसद था। हाँ। और इन लोगों ने क्या किया? उसको तुष्टीकरण की राजनीति और इलेक्शन और बस यही सब मुद्दा बना करके, इसी के लिए मैंने पिछली बातों को याद कराया। इनको बात करनी चाहिए थी बंगाल पर, जहां पर वहां पर बिना नाम के औरतों पे अत्याचार हो रहा है, उस पर तो ये बात करते नहीं है। कि तमिलनाडु में इतनी मौतें हो रही है गरीबों की हुई लीकर पीकर के, उस पर कोई बात ये लोग करेंगे नहीं। तो अगर एक समान शिक्षा अगर कहीं हो, आज कर्नाटक में इस तरह का हुआ तो मदरसों में भी इस तरह की बात होनी चाहिए। 1 नेशन 1 एजुकेशन होना चाहिए, लेकिन वहां पर पर्सनल लॉ बोर्ड हो जाता। तो तुष्टीकरण की राजनीति इन लोगों पे इतनी हावी हो गई है कि हर आदेश पर इन लोग सवाल उठाते हैं। लेकिन मेरी पार्टी और मेरे नेता का स्टैंड बड़ा क्लियर है कि उसमें कोई गरीब तबका, चाहे उन्होंने ये नहीं कहा कि जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये भी तो उन्हीं के शब्द है ना। अब आप उसमें उसको गरीब कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए, शब्दों का हेर फेर मत कीजिए, उनका कहने का मतलब तो यही था ना। पर जो दुकान मैं बता रहा हूँ ना, आज वो लिखाएगा कि पेड़े का दूध लेके घूम रहा है हाथ में, कल को वो सेव लेके घूमेगा, परसों वो झंडे बेचेगा तो वो स्लेट लगा के तो नहीं घूमेगा कि मैं फलना नाम है आज मैं पेड़े वाला। साफ कहा कि जाति और धर्म के नाम पर इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए और वो उसके साथ नहीं खड़े तो ये कौन कर रहा है? ये भी हाँ, ये इस तरह की चीजों के तो मैं तो वही उदाहरण दिया ना कि एक लाइन में अगर कहा है कि हिंदू हिंसक होते हैं, ये जाति धर्म की बात नहीं तो क्या है? अगर आप पहले इस फैसले पर रहिए ना, उस पर हम पहले भी डिबेट कर चुके हैं, आगे भी कर लेंगे, पहले इस पर रहते हैं, ठीक है? मैं अभय जी एक मिनट, फैसला किसने लिया है, फैसला कहाँ लिया गया है, तो सवाल अभी उसी से जुड़ा पूछूंगी ना धीरेन जी। अब रुकिए आप जरा, अभय जी आपके पास आती हूँ, क्योंकि अब इन सब से ये एक नया जो नैरेटिव सेट हो रहा है वो ये कि उपचुनाव जिसकी तैयारी की जा रही थी, क्या ये फैसला उसमें मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? और वो बहस जो हो रही थी बीते दिनों कि उत्तर प्रदेश सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, वो बहस थम गई है क्या इस फैसले के बाद? अभय जी। शिरीन जी, मैं आपके इस आकलन से तो सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये जो कदम उठाया है, इससे पार्टी के अंदर जो उनके खिलाफ एक पेशबंदी हो रही थी, पूरी तरह आला कमान की तरफ से उनको हटाने के लिए जो फील्डिंग सेट की जा रही थी, उसको थोड़ा धक्का लगा और उन्होंने एक बार फिर से अपना सिक्का जमाने की कोशिश की है, अपनी दावेदारी पेश करने की कोशिश की। लेकिन पार्टी के अंदर के संघर्ष में उन्हें थोड़ी राहत इससे प्राप्त हुई है, ऐसा मुझे लगता है। आपकी इस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन इसका चुनाव पर भी असर पड़ेगा। अचानक जो वोटर उनको लोग चले गए थे, सब कूद के फिर से इधर पाले में आ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को
वोट देने लगेंगे। वो तमाम ओबीसी जमातें हैं, दलित समुदाय वाले लोग जो भाजपा को छोड़ गए थे, वो फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएंगे। इस आकलन पे मुझे शक है। मुझे नहीं लगता कि पब्लिक इसलिए वोट देती है कि वो चाहती है कि हिंदू मुसलमान में फर्क किया जाए। पब्लिक कहती है अच्छी गवर्नेंस दीजिए, हमारा वोट लीजिए। सीधा सौदा है, वोटरों का सौदा सीधा है, और यही 2024 के चुनाव का संदेश है। बढ़िया सुशासन दीजिए और हमारा वोट लीजिए। आप सुशासन का क्या मतलब है? सुशासन का मतलब है सड़कें बनवाइए, बिजली लगातार आनी चाहिए, बेरोजगारी कम होनी चाहिए, महंगाई, कानून व्यवस्था, ये सब। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये सारे काम किए होंगे तो उन्हें वोट मिलेगा। चूंकि उन्होंने ये सारे काम नहीं किए थे 2017 के बाद से, इसलिए देखिए लोकसभा के चुनाव में उनके वोट कम हो गए। बहुत सी चीजों का प्रभाव शुरुआती पड़ जाता है, बहुत सी चीजों का राजनीतिक प्रभाव, संचित प्रभाव देर में नजर आता है। मैं तो ये मानता हूं कि पिछले 10 वर्ष में मोदी जी ने जिस तरह का शासन चलाया, उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम जो है, उस शासन उसका कारण उनके चेहरे पे इबारत की तरह लिखा हुआ है। असली समस्या ये है। ठीक है सर, आपने पार्टी के अंदर का झगड़ा तो पार्टी के अंदर झगड़े में कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार का एक फैसला जिस पर चर्चा हो रही है, उसका विरोध भी, उसका समर्थन भी, लेकिन बावजूद इसके उसका दायरा बढ़ रहा है और अब तो और जगहों पर भी इसे लागू करने की मांग की जा रही है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अजय आलोक जी, आपके पास आती हूं। देखिए, विरोधी तो चलिए सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एक बात तो तय है, चाहे चुनाव हो, पार्टी की अंदरूनी कलह खत्म करनी हो या फिर कोई और बात, हिंदू मुस्लिम बीच में आ ही जाता है आपके किसी ना किसी फैसले में। देखिए शिरीन जी, मैंने ओपनिंग में ही बोला कि हमने, योगी सरकार ने एक आदेश निकाला, एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था। उसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखना किसने शुरू किया, ये पूरा देश जानता है, एक एक पत्रकार जानता है। अभय जी उस पर अब विश्लेषण नहीं करना चाहते हैं। अभय जी कल कुछ और बोल रहे थे, मैंने सुना था इनकी बात कल की। आज कुछ और बोल रहे हैं। आज कह रहे हैं कि नहीं, इस मुद्दे से चुनाव प्रभावित हुआ कि नहीं, ये तो नहीं कह सकते हैं। चुनाव प्रभावित हुआ कि 2017 के बाद से मोदी सरकार या योगी सरकार ने काम कितना किया। अगर काम नहीं किया होता अभय जी तो 2019 में नहीं जीतते, 2022 में नहीं जीते, और 2024 में भी हमारी सीटें 33 हुई हैं। वोट प्रतिशत हमारा 42% ही है। दूसरी बात, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन को चुनाव से जोड़ आप रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं जोड़ रही है। इस एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन को मुसलमान के चश्मे से आप देख रहे हैं, देश की जनता नहीं देख रही है। नहीं, लेकिन उन्होंने कहा देश की जनता इसका समर्थन कर रही है, जैसे कि तमाम टीवी चैनल्स में लोग बोल रहे हैं। और उसका नतीजा कहीं गुड ना कहीं गवर्नेंस उन है नतीजों में ही। दिखा जो लोकसभा भाई चुनावों गुड के गवर्नेंस नतीजे कहाँ सामने नहीं है? नहीं, लोकसभा चुनाव के नतीजे में हम भी अपना विश्लेषण करते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। गुड गवर्नेंस कहीं से कोई फैक्टर नहीं था। एक नेगेटिव नैरेटिव चलाएगा कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, और इसी के कारण हमारे कुछ वोट घसके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, जैसा कि सारे चैनल विश्लेषण कर चुके हैं। अब हम देख चुके हैं कि कितना संविधान है, कितना आरक्षण खत्म हो रहा है, अब कौन क्या कर रहा है। मेरठ की घटना हम देख चुके हैं, जब जाटव समुदाय को मुसलमान मारते हैं खुलेआम उनके शादी के जुलूस में, हम देख चुके हैं। और गुड गवर्नेंस ये होता है कि 12 घंटे के अंदर उन लोगों को हिरासत में ले लिया जाता है और कोई दंगा नहीं होने दिया जाता है। ये होता है गुड गवर्नेंस, जो हमने फिर साबित नहीं आता किया। क्या कि ये मैसेज ना जाए कि भेदभाव पैदा करने वाला कोई फैसला लिया जा रहा है, ये उसके अंडर में नहीं आता है। ये मैसेज शिरीन जी, ये मैसेज जो इस एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन के पीछे ये मैसेज फैलाने की कोशिश की गई कि ये मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत था। मैं तो आज बोधगया का उदाहरण दे रहा हूँ ना, बिहार सरकार ने तो कोई आदेश नहीं निकाला है। बोधगया में कैसे दुकानदार अपने नाम के आगे पटरी लगा के बैठ गए कि मोहम्मद शाहजाद, मोहम्मद आलम, अजय, विजय, मुन्ना, सबको ही अपना बात लगा के पटरी बैठ गए हैं, नेम प्लेट लगा के। कोई आदेश नहीं है बिहार सरकार से। लोगों की अगर आस्था में आप विश्वास जताते हैं तो उसमें हर्ज क्या है। और दूसरी बात, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन कोई भी लेने के लिए विल पावर चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। वोट का नुकसान और नफा देख के एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं लिया जाता है। यही काम योगी सरकार ने 2017 से किया है, और इसीलिए आज भी योगी सरकार की पॉपुलैरिटी और मोदी सरकार की पॉपुलैरिटी बनी हुई है। ठीक है, तीसरी बात और सबसे बड़ी बात मैं कहता हूं, अभय दुबे जी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बस एक बात खत्म करके खत्म करूंगा। कल और परसों तीनों के प्रवक्ता लगातार और नेता बोल रहे थे कि जानबूझ के टारगेट किया गया, क्योंकि मुजफ्फरनगर कांवड़ रूट पे 70% मुसलमानों का दुकान है, इसीलिए जानबूझ के उस रूट को टारगेट किया गया। ये कौन सा लॉजिक है? कौन सा लॉजिक है? फिर आती हूं 70% क्यों है? कभी इस पे भी बात कर लीजिए। अबे जी, मैंने बोला ना, वर्चस्व की राजनीति नहीं चलेगी, किसी हालत में अब नहीं चलेगी। ठीक है अबे जी, चर्चा हुई थी कल, हाँ,
कल संदीप चौधरी के कार्यक्रम में जो चर्चा हुई थी उसमें भी मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हिंदुत्व के बदले वोट प्राप्त करना ये रेट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का शिकार हो गया। उससे आप चुनाव नहीं जीत सकते। ये 2024 की राजनीति के चुनाव परिणाम का संदेश है। आज भी मैं यहीं पे कह रहा हूँ। जब सुशासन की मैं बात करता हूँ, अभी देखिए भूपेन्द्र चौधरी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हार के कारणों की खोजबीन हुई। खुद भाजपा के प्रादेशिक अध्यक्ष ने पत्रकारों को क्या बताया? पत्रकारों को उन्होंने साफ तौर पर बताया कि सरकार आरक्षण ठीक से नहीं दे रही थी। पत्रकारों को साफ तौर पर बताया कि बिजली ठीक से नहीं दी जा रही थी लोगों को। क्या ये सुशासन का मुद्दे नहीं है? क्या ये गुड गवर्नेंस के मुद्दे? क्या आरक्षण देना गुड गवर्नेंस में नहीं आता है? संविधान सम्मत बात है। क्या लोगों को ठीक से नियमित रूप से बिजली देना गुड गवर्नेंस में नहीं आता है? ये बात मैंने नहीं कही है, ये उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र चौधरी ने पत्रकारों को जो ब्रीफिंग दी है उसमें ये बातें कही गई हैं। तो इस तरह के इसमें बहुत से मुद्दे हैं जो सीधा इशारा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में केवल बुलडोजर चल रहा था, बुलडोजर मॉडल बनाया जा रहा था, गुड गवर्नेंस नहीं दी जा रही थी। पब्लिक गुड गवर्नेंस के बदले वोट देती है, बुलडोजर के बदले नहीं वोट देती पब्लिक। हिंदू बनाम मुसलमान करने के बदले वोट नहीं देती। घनश्याम तिवारी जी का रुख कर लेती हूँ, वो कुछ कहना भी चाह रहे हैं, लेकिन घनश्याम जी ये भी सवाल आपसे कि जो यहाँ अजय आलोक जी ने कहा उसे भी किनारे नहीं किया जा सकता कि इस फैसले में, क्योंकि ये फैसला किसी एक धर्म विशेष के लिए तो है नहीं कि कोई एक ही धर्म के आदमी और दुकानदार जो है वो अपनी नेम प्लेट लगाएंगे, तो हिंदू मुस्लिम फैला कौन रहा है, ये नैरेटिव सेट कौन कर रहा है? फिर सवाल आपसे भी पूछा जाएगा। देखिए, अदम गोंडवी की कविता है कि हिंदू या मुस्लिम के एहसास को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, है कहाँ हिटलर, हलाकू जार या चंगेज खां, मिट गए सब, कौम की औकात को मत छेड़िए, छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। ये आदित्यनाथ जिन्होंने 2022 के चुनाव की शुरुआत 80-20 कह के की थी, ये IIT का एग्जाम लिख के या सोशल वर्क करके नहीं आए हैं, ये इसी को आधार बनाकर राजनीतिक सीढ़ियां चढ़ के आए हैं। लेकिन जो लोग पूछ रहे हैं कि आप एक ठेले वाले से, मान लीजिए कोई ठेला वाला है, वो भजिया जलेबी और पकोड़े बेचता है, यानी BJP भजिया जलेबी और पकोड़े, उसी कंपनी का नाम है BJP कंपनी, और उस पर लिखा हुआ है ए शाह। अब क्या बताएंगे आप उससे, किसी की धार्मिक भावना या जे शाह? ये जे शाह ए शाह हिंदू है मुसलमान है, इसमें कांवड़िया जाएंगे नहीं जाएंगे? इस तरह की बेबुनियाद बातें करके सिर्फ एक चीज को छुपाना चाहते हैं। जैसे अजय आलोक जी ने कहा कि सभी जगह सुशासन है, बिल्कुल है। 15 पुल 13 पुल बिहार में 10 दिन में या 2 हफ्ते में खत्म हो गए, ये सुशासन है। करोड़ों का नुकसान हुआ, सुशासन है। कितने जगहों पे खत्म हुए पुल, ये अजय आलोक इसका विस्तृत ब्यौरा बता सकते हैं। बिहार में 3 सप्ताह में 10 पुल, ये खबर बनती है, ये सुशासन है। हमारे यहाँ 25 लाख लोग तड़प रहे हैं, एग्जाम नहीं हो पा रहा है, ये सुशासन है। ये सरकार एक नौकरी नहीं दे पा रही है, सुशासन है। उत्तर प्रदेश में पता नहीं है कि सरकार दिल्ली से चलेगी या लखनऊ से चलेगी, ये सुशासन है। जो पार्टी ये सोचती है कि देश को लगातार गुमराह करके, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर लड़वा करके, प्रधानमंत्री महान है ये दिखा करके, उसको ये सोचना चाहिए कि ये लोग अयोध्या में हार गए। घनश्याम जी, आप ठीक है, आपने आंकड़े आप लेकर आए होंगे, आपको गिना रहे हैं, लेकिन मैं तो ये पूछ रही थी आपसे कि हिंदू मुस्लिम इसमें लेकर कौन आया? ये फैसले में कहीं हिंदू और मुस्लिम का जिक्र तो नहीं था ना, इसको लेकर कौन आया? ठीक है, चलिए मैं सबका एक कमेंट ले लूं। बुनियाद ही हिंदू मुस्लिम के नफरत ठीक हुई हो, ठीक है, वो तो आप शुरू से आरोप लगा रहे हैं। डॉली शर्मा जी, दंगाई सोच के भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से ताकत नहीं हासिल ठीक है घनश्याम जी, ये तो आरोप आप लगा रहे हैं, लेकिन सवाल जो मैंने पूछा उसका जवाब आप नहीं दे पाए। डॉली शर्मा जी, यही सवाल मेरा आपसे कि मतलब इसमें ये नैरेटिव सेट कौन कर रहा है? हिंदू मुस्लिम इस फैसले को लेकर ये फैलाने की कोशिश किसकी तरफ से की जा रही है? शिरीन जी, ये खुद ही कर रहे हैं। अगर हिंदुस्तान में सब लोग एक हैं, हर धर्म और जाति एक है, सबका सम्मान एक है, तो इन दुकानों के बाहर बोर्ड लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है शिरीन जी, क्योंकि ये तो सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, उसमें कोई धर्म और जात की बात तो करते नहीं है। तो फिर धर्म और जाति ये क्यों लेकर आ रहे हैं? फिर अगर हम सवाल करते हैं तो क्या गलत है? हम सवाल करते हैं, और सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। मैंने जैसा पहले आपको कहा कि नाई, तेली, धोबी, कोली और बहुत सारे शेड्यूल कास्ट, बहुत सारे आप देखिए दलितों के, इन लोगों को यही काम आता है। जहां इनका जैसा इनको लगता है सूट करता है नैरेटिव बनाना, वहां वैसा बना देते हैं। इनकी अगर इस तरह की घटनाएं हुई हैं पहले कि उसमें इसको लेकर ये कहा गया कि ये आस्था का सवाल है, और उसे लेकर अगर कोई ऐसा फैसला लिया गया तो नाम बता देने में क्या गुनाह है? डॉली जी, मतलब मुझे ये चीज एक समझ में नहीं आ रही है, इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है?
शीरीन जी, आप संविधान को मानती हैं? मानती संविधान हैं? को सब मानते हैं, मैं आप और मुझे लगता है मेरा पूरा पैनल यहाँ पर मानता क्या है। लिखा है संविधान में? क्या लिखा है? सभी धर्म, सभी जातियां बराबर हैं, सबको एक समान एक नजर से देखा जाएगा। तो फिर क्या जरूरत पड़ गई? क्या आपसे पहले कांवड़ यात्राएं नहीं होती थी? ठीक है, सालों सालों से, कई सौ सालों, न जाने कब से होती आ रही है। लेकिन अपनी हार देखते हुए, अपनी सर फुटअव्वल देखते हुए, पुल गिरना, एयरपोर्ट गिरना, आए दिन पेपर लीक होना, हर चीज लीक होना, और ये यहाँ बैठकर सुशासन की बात करते हैं। अरे एक नौकरी निकलती है, लाइनें लग जाती हैं, भगदड़ मच जाती है, स्टैम्पेड हो जाते हैं, ग्रिल टूट जाती है, ये सुशासन है इनका। कानपुर में अभी देखिए क्या हुआ। ठीक है, मैं इस पर जवाब लेना चाहती थी। धीरेन जी इस पर जवाब भी देना चाह रहे हैं, लेकिन वक्त मेरे पास इतना ही था। मैं माफी चाहूंगी धीरेन जी, और साथ ही हमारे साथ आरएलडी के प्रवक्ता अनुपम मिश्रा भी थे। मैं आपके पास दोबारा आ नहीं पाई, वक्त की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।